नमस्कार दोस्तों। इस बार आरपीएससी ने लगभग सारे सब्जेक्ट में स्कूल लेक्चर में जो आने वाले सारे सब्जेक्ट में थोड़ा-थोड़ा सिलेबस ऐड किया है। इसी सीरीज में उन्होंने साइंस में यानी सामान्य विज्ञान जो पेपर 1 का पार्ट है उसमें भी कुछ टॉपिक नए ऐड किए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से वो टॉपिक? फर्स्ट है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड है साउंड यानी ध्वनि, थर्ड है साइंस इन डेली लाइफ जो आज का हमारा टॉपिक है यानी दैनिक जीवन में विज्ञान, फोर्थ है ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया इन साइंस एंड फिफ्थ है रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो 5 टॉपिक है इनकी थ्योरी क्लास प्लस जो पुराने टॉपिक है उनकी क्लास यानी जो कंप्लीट कोर्स है, जो नया सिलेबस है एक तरह से, उसका मैंने पूरा कोर्स आपको करवा दिया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाला जो ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे तो 24 डेज की जो क्लासेस में आपको जनरल साइंस का पूरा कोर्स मिलेगा। ये सामान्य विज्ञान का पूरा कोर्स सिर्फ 24 डेज की क्लासेस में है। बहुत ही अच्छा शॉर्ट एग्जाम ओरिएंटेड प्लस लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले जाके आप वो कोर्स देखिए, ठीक है। अब क्योंकि हमने कोर्स कर लिया है तो हमने एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के जितने भी टॉपिक है उसके एमसीक्यूज कर लिए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं जीव विज्ञान के टॉपिक जिसमें पहला ही टॉपिक मैंने लिया जो नया टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान यानी साइंस इन डेली लाइफ। तो चलिए फटाफट अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं और उसके एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं दैनिक जीवन में विज्ञान के एमसीक्यूज। उसमें सबसे पहला एमसीक्यूज है बर्फ पानी पे क्यों तैरती है। तो देखिए मैंने जो ये इसकी थ्योरी क्लास करवाई है साइंस इन डेली लाइफ की उसमें मैंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट लिए, फिर भी मुझे लगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन छूट गए हैं जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में, जैसे पहला ही क्वेश्चन ये वाला, तो मैंने उन क्वेश्चंस को भी इसमें इस बार ऐड कर लिया यानी एमसीक्यूज में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छूटे वो भी मैंने ऐड कर लिए। इस क्लास के बाद साइंस इन डेली लाइफ में जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके कवर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं छूट रहा है, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बर्फ पानी पे क्यों तैरती है। तो नॉर्मली आपको पता है कि कोई भी चीज पानी पे तैर रही है मतलब वो हल्की है। आपने देखा होगा कि अगर हम पानी भर रहे हैं किसी जग में या बर्तन में, उसके ऊपर आइस क्यूब डालते हैं तो वो तैरती है। क्यों तैर रही है? नॉर्मली पता है आपको कि हल्की होगी इसलिए तैर रही। अब हल्की कैसे है? हल्की है इसीलिए उसको कहते हैं उसका घनत्व कम है। हल्की है मतलब वो घनत्व कम है। क्या होता है घनत्व? साइंस की लैंग्वेज में हम कह रहे हैं घनत्व, नॉर्मल अपनी भाषा में कह रहे हैं हल्की है। तो घनत्व होता क्या देखते हैं। घनत्व को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल? कि मानिए एक कोई कमरा है, ठीक है, जिस कमरे में आप बैठे हो, तो कुछ ना कुछ उस कमरे का आयतन है ना, कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम है, उसकी कैपेसिटी है, कुछ ना कुछ उसमें। अगर आप 20 लोग खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पे 20 लोग खड़े, तो बिल्कुल पास पास होंगे। ये 20 लोग है ना, एकदम पास पास खड़े होंगे, ठीक है। अब उसका घनत्व क्या है? उसका घनत्व थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू किसके कंपेयर में? उसी कमरे में, यानी जो कमरा हमने पहले लिया उसी कमरे में अगर मैंने 5 लोगों को खड़ा किया तो क्या उसका घनत्व कम है? क्यों है ऐसा? क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि जब 20 लोग खड़े किए उसमें तो सब पास पास थे। ये समझिए कि सारे मॉलिक्यूल जितने थे, अगर हम मॉलिक्यूल मान लो उनको, मॉलिक्यूल्स पास पास थे, है ना। पास पास होने से क्या होगा? घनत्व ज्यादा होगा। प्लस अगर हम उसमें मान ले उसी कमरे में उतने ही स्पेस में 5 हमने आदमी रखे, यानी एक तरह से मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो वो दूर दूर होंगे, उसके बीच में स्पेस होगा यानी खाली स्थान होगा। इससे क्या होंगे? वो हल्के होंगे यानी उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। ये होता है घनत्व, यानी पर्टिकुलर आयतन में, पर्टिकुलर वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या, अगर मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है तो पास पास है तो उसका मास ज्यादा है, उसका मास ज्यादा हुआ। और अगर उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो वो मॉलिक्यूल्स वो दूर दूर हो जा रहे हैं, उसके अंदर बीच में स्पेस आ जा रहा है तो वो हल्के हो जा रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जा रहा है? सॉरी, उसका घनत्व क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, ठीक है। तो उसका घनत्व यानी उसकी डेंसिटी क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। ये होता है घनत्व, ठीक है। अब पानी, बर्फ का घनत्व कम क्यों होता है जबकि पानी का ज्यादा क्यों होता है? ऐसा किस लिए? देखिए आपको मैं बताऊं कि क्या होता है। वाटर में जो टेम्परेचर 10 डिग्री से 4 डिग्री जा रहा है और वाटर में टेम्परेचर 4 डिग्री से 0 डिग्री जा रहा है तो उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। अब आपको ये तो पता है कि जो पानी है ना, वो पानी बर्फ किस डिग्री पे जमता है? बर्फ जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और बॉयल किस पे होता है? बॉयल होता है वो हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये आपको पता है, डन। अब आप देखेंगे तो 10 से 4 डिग्री में क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है। ये 10 से 4 डिग्री जा रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है उससे क्या हो जा रहा है? इसके मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स जैसे 4 मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास आ जा रहे हैं। पास पास आने से क्या हो रहा है? घनत्व बढ़ जा रहा है, यानी एक पर्टिकुलर आयतन में वो पास पास आ गए, उससे क्या हुआ? उसका घनत्व बढ़ गया। बट इन द अदर हैंड क्या हो जा रहा है? जब टेम्परेचर 4 डिग्री से 0 डिग्री आ रहा है तो टेम्परेचर तो यहाँ पर भी कम हो रहा है, यानी 10 से 4 में भी कम हुआ और 4 से 0 डिग्री में भी कम हुआ। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर टेम्परेचर कम होने से इसके जो एटम यहाँ जो पास पास है ना, पर यहाँ एटम दूर दूर चले जाते हैं। दूर दूर जाते हैं तो क्या हो जाता है? खुली संरचना बना रहे, उसके बीच में स्पेस आ जा रहा है, उससे क्या हो जा रहा है? इसका जो घनत्व है वो क्या हो जा रहा है? घट जाता है। ये रीजन होता है इसका, किसका? बर्फ का तैरने का, घनत्व कम होने का। अब इसमें आपने नोटिस किया होगा एक चीज
कि 4 डिग्री पे घनत्व सबसे अधिकतम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ गए तो घनत्व अधिकतम था और यहाँ से यहाँ गए तो कम हो जा रहा है। यानी 4 डिग्री एक ऐसा पॉइंट है जहाँ घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम होता है, डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि किस टेम्परेचर पे पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो 4 डिग्री टेम्परेचर पे पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। ये एक क्वेश्चन आपके लिए और बन गया है। तो इन कंक्लूजन हम क्या समझे, इन कंक्लूजन हम दो चीजें समझे। एक तो 0 डिग्री पे घनत्व कम हो जा रहा है, यानी बर्फ हल्की होती है इसीलिए। और 4 डिग्री टेम्परेचर यानी पानी का 4 डिग्री टेम्परेचर वो ऐसा टेम्परेचर है जहां पे पानी का घनत्व उच्चतम होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी, ये कम तक घनत्व। एक बार मैं इसको सेट कर देती हूँ तो आई होप आपको दिख रहा है। इसका आंसर होगा ये बी, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है। तो देखिए प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकने का रीजन होता है कि कुकर है, ठीक है, अब इसमें क्या लगा होता है, ढक्कन लगा होता है जो बिल्कुल एयर टाइट होता है। डन। अब इसमें जब हम कुछ डालते हैं, जैसे पानी डाली और दाल डाला, हम ये मानते हैं पानी और दाल इसमें हमने डाला, तो यहाँ से क्या होगा, जब यहाँ ये गर्म होगा तो यहाँ से भाप निकलेगी, भाप निकलेगी, पर क्योंकि ढक्कन लगा है तो ये भाप वापस इधर ही आएगी। इससे क्या होगा, इससे प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पर क्या बढ़ेगा, इससे दाब बढ़ेगा। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि भाप बाहर नहीं जा पा रही है, वापस अंदर ही रह रही है, तो इससे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, दाब बढ़ेगा। और जब कभी दाब बढ़ता है तो पानी का जो क्वथनांक होता है, यानी जो लिक्विड कोई भी द्रव का जो क्वथनांक होगा, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। और व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, वह पॉइंट टेम्परेचर, वह टेम्परेचर जिसपे वो बॉयल होता है। जैसे पानी किस पे होता है, 100 डिग्री पे होता है, आपको पता है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा। तो 100 से क्या हो जाएगा, मान लीजिए 120 या 130 हो जाता है ना, 120 या 130 या 115 कुछ बढ़ जाएगा वो। अब वो कुछ बढ़ेगा मतलब यहाँ पर इस पानी को हमको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तभी वो टेम्परेचर इस पे बॉईल होगा। उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसलिए इस दाल को जल्दी पकेगी, इसको और ज्यादा टाइम मिलेगा, और ज्यादा हीट मिलेगी दाल को, तो जल्दी पकेगी। यही रीजन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, और क्वथनांक बढ़ने से वो हीट ज्यादा लेगा, हीट ज्यादा लेगा तो खाना जल्दी पकेगा। सिंपल सा रीजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वथनांक बढ़ जाता है। और क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा कुकर का, इसलिए खाना जल्दी पकेगा। डन। नेक्स्ट चलते। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है। क्यों रहता है, चालन से, वाष्पीकरण से, विकिरण से, समन से। तो इसका आंसर सिंपली है वाष्पीकरण से। कैसे रहता है वाष्पीकरण से, देखिए क्या होता है, जैसे घड़ा है, घड़ा है, घड़े में पानी भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है। अब घड़े में जब पानी भरा हुआ है तो आपको पता है जब घड़ा मिट्टी का बना होता है, और मिट्टी का बना होता है तो उसके मिट्टी के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ छिद्र होते हैं, उन जो कणों को जोड़ते हैं मिट्टी के कणों, तो कुछ ना कुछ उसमें छिद्र होंगे। जबकि अगर स्टील का बर्तन ले तो उसमें वो नहीं होता है ना, स्टील के बर्तन में छिद्र नहीं होते, तो उससे पानी बाहर नहीं आता। जबकि घड़े में अगर पानी भरा हो ना तो उसकी सरफेस जो होती है, सॉरी, उसकी सरफेस गीली गीली होती है, यानी यहाँ से पानी निकल के बाहर आ रहा है, तभी वो बाहर की सरफेस गीली है, तो यानी उसमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे छिद्र है। अब ये पानी यहाँ से बाहर आ जाए, ये ड्रॉपलेट्स हल्की हल्की जो दिखाई नहीं देती प्रॉपर हमको, पर ये बाहर आ रही है, और गर्मी से क्या हो रही है, इवोपरेट हो रही है, वाष्पीकृत हो रही है। पर ये जो पानी जब वाष्पीकृत हो रहा है, इस क्रिया में उसको कुछ एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हीट के फॉर्म में किससे लेता है, इस अंदर के पानी से लेता है। यानी अंदर के पानी का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से कम होता है। क्यों होता है, तो यहाँ जो इस वाटर मॉलिक्यूल से इसमें जो हीट है वो ये क्या कर लेगा, ये बाहर आ जाएगी हीट, यहाँ से ये बाहर की जो ड्रॉपलेट्स है वो हीट बाहर ले आती है। ये हीट यूज कहाँ लेते हैं, एनर्जी के फॉर्म में इवोपरेशन होने में यूज लेते हैं। इसलिए घड़े का पानी ठंडा होता है, क्योंकि जो अंदर का पानी होता है उसकी जो हीट है वो बाहर आ जाती है, घड़े के सरफेस पे जो ड्रॉपलेट्स आते हैं वो बाहर ले आती है, और वो इवोपरेशन में उसको काम ले लेती है। इसी कारण अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है और घड़े का पानी ठंडा रहता है। इसका रीजन ये, तो इसका मेन रीजन है इवोपरेशन। हालांकि देखने में समझ में आ रहा था इवोपरेशन हो रहा, पर कैसे हो रहा है ये समझना आपको जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर 3 क्वेश्चन मैंने और देखे पीवाईक्यूज में। नंबर 1 क्वेश्चन की पसीना आने से क्या होता है, बॉडी कूल हो जाती है, क्यों होता है, इसका भी रीजन इवोपरेशन है। सेम घड़े की तरह कि बॉडी पे पसीना आया तो अपने अंदर की हीट साथ लेकर पसीना बाहर निकलता है, उससे क्या होगा, वो हीट वो इवोपरेशन में काम लेगा। कौन, पसीने की बूंदे। तो हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो कूलिंग कैसे हो रही है हमारी बॉडी में, इवोपरेशन से हो रही है, पसीने से, ठीक है। घड़े का मैंने आपको बता दिया। सेम एज कपड़े, कपड़े सूखते कैसे, जैसे कपड़े की जो ऊपर की लेयर है उसमें पानी की जो ड्रॉपलेट्स है वो इवोपरेट हो जा रही है, उससे वो क्या हो रहा है, सूख जा रहा है, ड्राई हो जा रहे हैं। तो जो ये प्रोसेस है वो भी इवोपरेशन यानी वाष्पीकरण, हिंदी में इसको कहते हैं, सॉरी मैंने हिंदी बताई नहीं थी देर से, हिंदी में उसको कहते हैं वाष्पीकरण की क्रिया, है ना। वाष्पीकरण की क्रिया से ये तीनों प्रोसेस हो रहे हैं, और ये तीनों पीवाईक्यू आए हुए जो मैंने एज इट इज आपको लिखवाए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बल्ब के फिलामेंट के लिए टंगस्टन का यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है। बहुत मैंने आपको ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बताया, और बहुत ही इजी है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में करवा चुकी थ्योरी क्लास भी, और उसकी एमसीक्यूज भी क्लास करवा चुकी हूँ, यानी उसकी एमसीक्यूज और थ्योरी क्लास, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड जो नया चैप्टर ऐड हुए दोनों क्लास हमने कर लिए, तो आप दोनों क्लासें देख सकते हैं।
इन दोनों क्लासेस का लिंक यानी थ्योरी क्लास का और एमसीक्यूज क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नहीं हो तो आप चैनल पे जाके जो प्लेलिस्ट वाला लिंक है उसमें क्लिक करेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप देख लेना, ठीक है। अब देखिए जो बल्ब के फिलामेंट के लिए टंगस्टन का यूज हुआ है, तो बल्ब में हम बना लेते हैं। एज यूजल मुझसे बल्ब ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो ना। तो देखिए बल्ब का फिलामेंट है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। आपने देखा होगा बल्ब में ऐसी संरचना, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। ये बना होता है टंगस्टन का। इसका बना था टंगस्टन का। अब टंगस्टन की खास बात क्या है कि बहुत ज्यादा हीट सहन कर सकता है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अगेन मेल्टिंग पॉइंट क्या, वह पॉइंट जिसपे वो मेल्ट हो जाती है, कोई धातु है ना, वो धातु मेल्ट हो जाएगी। अगर ये टंगस्टन का वायर है, ये जल्दी मेल्ट हो गया तो ये टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, जो गलनांक होता है, वो बहुत हाई होता है। इससे क्या होगा कि जब यहाँ से हम धारा प्रवाहित करेंगे, जब हम करंट देंगे, तो ये टंगस्टन की इस फिलामेंट में जाएगी, जिससे क्या होगा, लाइट बनेगी। लाइट बनेगी तो हीट भी बनेगी। अब जब हीट बनेगी तो अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगा और बल्ब खराब हो जाएगा। पर इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर ज्यादा है तो वो टूटेगा नहीं आसानी से और लाइट देता रहेगा तो ज्यादा चलेगा। इसीलिए इस फिलामेंट को बनाने के लिए टंगस्टन का यूज किया जाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। डन, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, साबुन कैसे सफाई करता है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे करता है, कि जैसे साबुन की तेल की चिकनाई है। डन, अब तेल की चिकनाई नॉर्मल पानी से ऐसे तो हटेगी नहीं। साबुन क्या करेगा, साबुन के मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ एक ऐसी संरचना बनाएगा, यानी वो इस तरह से अणु बनाएगा। साबुन के अणु इस तरह से फैलेंगे और इन अणुओं में मैं एक बार बना देती हूँ फिर बता रही हूँ ना। इन अणुओं में दो चीजें, एक तो इसका हेड है, इसका टेल है। जो हेड है वो होता है जल रागी या जल स्नेही सिरा कहते हैं, यानी हाइड्रोफिलिक भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब ये जल रागी इसलिए ये चारों तरफ जो जल है इसकी तरफ मुंह है, और ये जल विरागी है, यानी इसको जल पसंद नहीं है। कौन सी, टेल को। तो जल विरागी या हाइड्रोफोबिक इसको इंग्लिश में कहते हैं, जल विरागी। ओके, हाँ, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक, यानी उसको फोबिया है, वो जल की तरफ मुंह नहीं रखता। उसका मुंह किस तरफ रहता है, चिकनाई की तरफ रहता है। इस तरह ही गोलाकार संरचना बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं, माइसेल। ओके, ये मिसप्रिंट है, इसको हम हिंदी में कहते हैं मिसेल, ठीक है। मिसेल बनाते इस संरचना को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिसेल। ये मिसेल जब बनता है तो ये पानी के द्वारा क्या हट जाता है, कपड़ों के ऊपर से, यानी कपड़ों के ऊपर से चिकनाई डायरेक्ट नहीं हटती है, पर साबुन ऐसी संरचना बना के उसके चारों तरफ एक मिसेल का निर्माण कर देता है और ये पानी के द्वारा हट जाता है। तो चिकनाई हट गई, एक तरह से ये चिकनाई को लेके चला गया अपने साथ। इस तरह क्या होता है, चिकनाई हट जाती है। तो साबुन सफाई कैसे करता है, मिसेल का निर्माण करके सफाई करता है। डन, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आकाश नीला नीला क्यों दिखाई देता है, यानी स्काई हमको ब्लू क्यों दिखाई देता है। उसका रीजन है प्रकीर्णन, है स्कैटरिंग। क्या होता है प्रकीर्णन, क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, वो सफेद प्रकाश होता है। उसमें क्या होता है, 7 रंग होते हैं। 7 रंग कौन से होते हैं, विब ग्योर की ट्रिक है 7 रंग याद करने की। क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग होते हैं, यही इंद्रधनुष के रंग होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट वाला कलर है, इसकी जो लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है, कम होती है। जबकि ये सबसे लास्ट ना इस तरह जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा सबसे ज्यादा होती है। आप सोच रहे होंगे तरंग दैर्ध्य क्या है, तो मैंने तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, ये मैंने आपको करवाया साउंड वाले चैप्टर में। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड यानी तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति या आयाम किसको कहते हैं, मैंने साउंड वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से करवाया है। तो उस चैप्टर में आप जाके देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि जैसे ये तरंग होती है ना, ये वाली है, तो इसमें ये वाली लेंथ जो होती है इन दोनों के बीच की लेंथ, इस लेंथ को कहते हैं वेवलेंथ। दो जो श्रृंग और गर्त होते हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये वाले, ये ऊपर के जैसे दो है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वेवलेंथ होती है इसकी किसकी कम होती है, सबसे ज्यादा इसकी, वॉयलेट इस कलर की कम होती है। तो वेवलेंथ जिसकी कम होगी वो ज्यादा फैलेगा, वो क्या होगा, ज्यादा फैलेगा। और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो कम फैलता है, वो क्या होता है, कम फैलता है। तो इसकी जो वेवलेंथ है यहाँ पर वो क्या होती है, कम होती है, तो ज्यादा फैलता है। तो इसकी भी कम होती है, इसकी भी कम होती है, इसकी भी कम होती है। तो ब्लू कलर हालांकि 3rd नंबर पे, उससे पहले वॉयलेट और इंडिगो भी है, पर क्योंकि ये कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारी आंखों के लिए इतने सेंसिबल नहीं है जितना ब्लू कलर है, इसलिए हमको ये ब्लू कलर ज्यादा फैलता हुआ दिखता है। इसीलिए आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। इसी कारण, क्योंकि ब्लू कलर का जो प्रकीर्णन होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ये इसका कलर हमको दिखाई देता है। इन द अदर हैंड जो रेड कलर है ना, आपने देखा होगा कहीं पर भी खतरे का जो साइन होता है या कहीं रात में हमको कुछ दिखाना होता है साइड डायरेक्शन, तो वहां पर रेड कलर किया हुआ होता है। क्यों होता है रेड कलर, क्योंकि रेड कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है और ये कम फैलता है। जब तो ये कम फैलेगा तो ये ज्यादा विजिबल होगा आपके लिए। तो इससे क्या होता है, इसको हम रात में यूज करते हैं रेड कलर को, इसीलिए खतरे के निशान के लिए या कहीं डायरेक्शन बतानी या कुछ लिखा हुआ हो जो हमको फोकस करवाना, तो उसके लिए रेड कलर का यूज होता है। क्योंकि इसका प्रकीर्णन होता है वो यानी बहुत ही कम होता है, लेस होता है, बहुत ज्यादा, इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, इसीलिए ये ज्यादा विजिबल होता है, हमको एकदम फोकस में वहीं पे दिखाई देता है, वो फैलता नहीं, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। इसके साथ ही ये चार जो मैंने आपके लिखे हैं परावर्तन और ये क्या है देख लेते हैं। देखो प्रकीर्णन क्या होता है? फैलना, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन यानी जिसको परावर्तन कहते हैं हिंदी में, इसका मतलब होता है टकरा कर लौटना। आपने साउंड वेव देखी होगी कि साउंड वेव यहाँ जाती है वापस टकरा के लौटती है, इको बनाती है, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये मैंने साउंड वाले चैप्टर में आपको करवा रखा है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? मुड़ना होता है। और डिफ्रेक्शन होता है छेद से। डिफ्रेक्शन क्या होगा कि यहाँ पर जैसे आपने छेद कर दिया, अब यहाँ से जो लाइट की किरणें निकलेगी वो इस किनारों से टकरा कर मुड़ जाएगी इधर उधर, इसको कहते हैं हम डिफ्रेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे आपने पानी की ग्लास ली, ठीक है, इसके अंदर आपने एक पेंसिल डाली, ये डाली पेंसिल, ये पेंसिल आपको जरा सी मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर एकदम सीधी नहीं दिखाई देगी। क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करते हैं तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है हल्की सी, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी हिंदी में इसको कहते हैं अपवर्तन। ये चार टाइप है, आप याद करें तो बेटर है, नहीं भी करें तो इतना ध्यान रखना कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। बाकी ये घटनाएं भी सारी मैंने जो लिखी है वो 6 to 10 तक के बुक्स में साइंस में है ये, तो आप इसको फिर भी ध्यान में रखना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, घरेलू वायरिंग किस प्रकार की होती है? आप सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने करवाया, समांतर क्रम की होती है। क्यों होती है समांतर क्रम की? क्योंकि समांतर क्रम की होने पे क्या होगा कि अगर एक कोई भी उपकरण खराब हो रहा है तो उसका दूसरे उपकरण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अलग अलग वायरिंग से, जैसे एक यहाँ पर लगा, कुछ एक यहाँ पर लगा, एक यहाँ पर लगा, ये समांतर क्रम में लगे है ना, ये यूं यहाँ पर, और फिर ये जुड़े हुए यूं इस तरह से जुड़े हुए। तो अगर ये यहाँ से धारा जा रही हो तो धारा 3 दिशाओं में कन्वर्ट हो गई यहाँ पर, यानी ये उपकरण अगर खराब हुआ तो ये वाला सर्किट बंद हो जाएगा ना, इसका इस सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर ये भी श्रेणी क्रम में होता ना, ये वाली सीरीज, ये सीरीज कैसे होती है? ये सीरीज ऐसे होती है, जैसे ये बंदा, इसके आगे एक और बंदा, इसके आगे एक और बंदा, इस तरह से बंदा होता है ये। इसमें क्या होगा? अगर धारा इस तरफ जा रही है ना, तो अगर ये उपकरण खराब हुआ तो धारा आगे नहीं जा पाएगी ना, ये क्रॉस हो जाएगी, तो ये भी खराब हो जाएंगे। इसलिए जो घरेलू वायरिंग होती है वो श्रेणी क्रम में नहीं होती है, इसमें होती है समांतर क्रम में। इसमें इसलिए होती है समांतर क्रम में क्योंकि अगर एक उपकरण खराब हो तो इन दूसरे पे बाकी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई एक वायर खराब हो, एक सर्किट, एक फेज खराब हो तो दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालता है, इसीलिए जो घरेलू वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है। डन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ओजोन परत किससे बचाती है? ओजोन परत यूवी लाइट से बचाती है, सबको पता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष किससे बनता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, इन तीनों का यूज होता है किसमें? इंद्रधनुष बनने में, तो ऑल सभी ये यूज है। विक्षेपण आप सोच रहे होंगे क्या होता है? परावर्तन अपवर्तन तो मैंने बता दिया, विक्षेपण का मतलब प्रकीर्णन नहीं है, रंगों का प्रकीर्णन क्या होता है? विक्षेपण कहते हैं उसको, डिस्पर्सन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है, आपको अच्छी तरह से पता है। खूब क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। पहला तो जंग का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3, जिसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। ये एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, इसमें जल और वाटर की जरूरत होती है, यानी जब तक पानी और नमी नहीं होगी तब तक जंग नहीं लग सकती बर्तन में, ठीक है। इससे बचाव के लिए क्या किया जाता है कि जंग नहीं लगे? इसके बचाव के लिए क्या आता है? जिंक की कोटिंग की जाती है, जिसको गैल्वेनीकरण कहते हैं अपन लोग, है ना, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इसमें खूब सारे क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करवा दी ऑलरेडी, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पीएच, ये वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी में नहीं बताया जो मैं यहाँ लेके आई हूँ। पीएच अगर 7 से कम है ना, तो वो क्या दर्शाएगा? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या लवणीय। तो अगर पीएच 7 से कम है तो वो क्या होता है? वो अम्लीय होता है। इसका पूरा मैंने एक बार यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख भी दिया है। देखो अगर पीएच 7 के बराबर है तो जो भी कंपोनेंट होगा वो उदासीन होगा, तटस्थ लिखा है यहाँ पर, आप उदासीन लिख लेना, है ना। तो वो क्या होगा? उदासीन होगा, ना वो अम्लीय होगा ना वो क्षारीय होगा, वो उदासीन होगा, ठीक है। अगर पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक यानी अम्लीय होगा, और पीएच 7 से ज्यादा है तो बेसिक यानी क्षारीय होगा। यानी अगर किसी की पीएच 5 है तो देखो 7 से क्या है? कम है ये, यानी ये क्या है? तो एसिडिक है यानी अम्लीय है। अगर किसी की पीएच 8 है तो देखो 7 से ज्यादा है तो क्या है? वो क्षारीय है, ठीक है। यानी किसी का नेचर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, यानी उदासीन है, अम्लीय, क्षारीय, किस पे डिपेंड करता है? पीएच पे डिपेंड करता है। पीएच क्या होता है? एक्चुअली पीएच एक स्केल होती है पता करने के लिए कि जो सोल्यूशन हमारे पास है वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। अगर उसकी पीएच है ना, जिस विलियन की यानी सोल्यूशन की पीएच अगर 7 है यानी वो उदासीन है, ना वो अम्लीय ना वो क्षारीय है। 7 से कम है तो वो अम्लीय है, 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय है। ये पता करने का तरीका होता है। एक होता है लवणीय। लवणीय क्या होता है? अम्ल और क्षार से मिलकर लवण बनते हैं, यानी अम्ल प्लस क्षार जो होता है ना, इससे मिलकर क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। प्लस इसके साथ क्या बनता है? H2, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। ये होता है लवण। लवण क्या होता है? अम्ल और क्षार को मिला के लवण बनते हैं, तो ये लवण होता है। बाकी पीएच स्केल का जो मेजरमेंट है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 12, एंटासिड क्या होते हैं? क्या होता है आपका पेट में जो पाचन की क्रिया होती है वो एक एसिड के थ्रू होती है। जो आमाशय होता है ना हमारा, उसके अंदर एक एसिड होता है, वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या करता है कि भोजन को पचाने में हेल्प करता है। पर अगर कभी कभी ये HCl बढ़ जाए आपके खाने में, अगर आपने एसिड ज्यादा ले लिया तो HCl की मात्रा अगर बढ़ जाए तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में एसिडिटी बननी शुरू होती है। तो एंटा एसिड क्या होता है, उस एसिडिटी को कम करता है। अब क्योंकि HCl है वो एसिडिक है, यानी क्या है, अम्लीय है। तो क्या होता है, इसको हम न्यूट्रल करने के लिए, इसका ये अम्लीयता कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक क्षारीय पदार्थ लेते हैं अपने बॉडी के अंदर। जैसे उसको क्या कहते हैं, हम एंटासिड कहते हैं। वो क्षारीय पदार्थ को हम क्या कहेंगे, एंटासिड। सबसे अच्छा एंटासिड होता है, उसका नाम है, जिसका बहुत सारा क्वेश्चन आता है, उसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया बहुत फेमस है, बहुत क्वेश्चन आया हुआ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड है ना, प्रति अम्लीय हिंदी में इसको कहते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, शायद हिंदी में कहते हैं प्रति अम्लीय, ठीक है, इसको कहते हैं प्रति अम्लीय। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसका सूत्र होता है MgOH होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला हमने जब एटम और मॉलिक्यूल चैप्टर किया था तो उसमें हमने ये देखा था, ठीक है। अब देखो ये हमने लिया, अब ये क्या होता है, ये होता है क्षारीय। तो ये जब हमारी बॉडी में हम लेंगे तो ये हमारे बॉडी में जो HCl के एसिडिक नेचर होता है उसको कम कर देगा। तो हमारे बॉडी में क्या होगा, जो एसिडिटी होती है वो कम हो जाएगी। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। यानी अम्ल के अंदर जब हम क्षार मिला देंगे तो ये उदासीन हो जाएगा, है ना। अगर इसकी अम्लता कुछ है, क्षार मिला दे तो ये उदासीन हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रक्रिया से बनता क्या है, लवण, है ना, इसी से लवण बनता है। बस इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं कि अम्ल के अंदर क्षार मिला देते हैं जिससे लवण बन जाता है, उसको कहते हैं उदासीनीकरण की प्रक्रिया। तो अपनी बॉडी में क्या था, अम्ल था, हमने क्षार मिला दिया, उससे क्या बन गया, उदासीनीकरण हो गया। बॉडी में जो एसिडिटी बनी थी आपके वो कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा, यानी ये ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। ये हर रोज हमको सौर ऊर्जा मिलती रहती है, सूर्य के प्रकाश से मिलती है। तो हर रोज ये ऊर्जा बनती रहती है और मिलती रहती है, ठीक है। तो ये नवीनीकरण ऊर्जा है। जो ऊर्जा वापस नहीं बनाई जा सकती उसको अनवीनीकरण कहते हैं। ये तो बनाई जा सकती है इसलिए इसको नवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, क्या है, ऊष्मा का सबसे तेज संचरण किससे होता है? सॉलिड में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? तो इसका आंसर है निर्वात। निर्वात क्या होता है, जहां पे कोई भी माध्यम नहीं होता है, जहां कोई भी मीडियम नहीं होता है, वो क्या होता है, निर्वात होता है। यानी ना जल है, ना हवा है, ना ठोस है, कुछ भी नहीं, कोई माध्यम नहीं है, वो निर्वात है। तो ऊष्मा का सबसे तेज संचरण होता है निर्वात में। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि साउंड सबसे ज्यादा किस में चलती है, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपने साउंड वाला चैप्टर कर लिया है तो आपको पता होगा कि साउंड वेव जो होती है, साउंड की जो तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे, वो किस माध्यम में सबसे ज्यादा तेज संचरित करती है, या तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। साउंड की वेव निर्वात में बिल्कुल नहीं करती है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। साउंड की वेव निर्वात में ट्रेवल कर ही नहीं सकती है, पर हीट वेव कर सकती है। तो जो उष्मा है ना, जो हीट है, वो सबसे ज्यादा निर्वात में चलती है। अब उसमें भी 3 प्रकार से चलती है उष्मा, कैसे चलती है वो मैं लिया मैंने, जिसके ऑप्शंस भी है। उष्मा 3 प्रकार से ट्रांसफर हो सकती है, कैसे? फर्स्ट है चालन, यानी कंडक्शन। इसमें क्या होता है, कण से कण, यानी खुद कण स्थानांतरित नहीं होते। इस कण ने आगे वाले कण को ऊर्जा दी, उसने आगे वाले कण को ऊर्जा दी, उसने आगे वाले कण को ऊर्जा दी, उसने आगे दी। इस तरह से हीट का ट्रांसफर होता है, वो तो होता है कंडक्शन यानी चालन। सेकंड है कन्वेक्शन यानी संवहन। उसमें क्या होता है कि जैसे ये मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, ये गर्म हुआ, ये खुद आगे चला जाएगा। जैसे हम पानी गर्म करते हैं ना, ये पानी में यहाँ पे हीट दी मैंने, यहाँ पे फ्लेम है से, यहाँ पे पानी गर्म हुआ, ये वाली लेयर चली गई ऊपर, हल्की हो गई। गर्म होने पर कोई भी चीज हल्की हो जाती है, वो ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर जो लेयर्स थी वो इस कांटेक्ट में आ जाएगी यहाँ पर। इस तरह से जो चीज गर्म हो रही है, जिसमें हीट ट्रांसफर हो रही है, वो खुद संवहन कर लेगी, वो खुद आगे चली जाएगी। तो इसमें क्या होगा, कणों का वास्तविक प्रभाव होता है। रेडिएशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वो डायरेक्टली ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये होता है हीट का ट्रांसफर करने के 3 तरीके होते हैं, वे होते हैं। फिलहाल हीट सबसे ज्यादा ट्रांसफर, सबसे ज्यादा किसमें मूव करती है, निर्वात में। डन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17, गर्म हवा ऊपर क्यों उठती है? अभी मैंने आपको बताया कि गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है। हल्की होती है मतलब उसका घनत्व क्या होता है, उसका घनत्व कम होता है ना। आप खुद ही देखिए, जब गर्म, अगर कोई मॉलिक्यूल से उसको अपन हीट देंगे तो धीरे दूर दूर जाएंगे, तो उसका क्या होगा, घनत्व कम हो जाएगा। घनत्व कम होगा तो वो हल्की हो जाएगी, इसके कारण वो क्या, ऊपर उठ जाती है। तो कम घनत्व के कारण हवा ऊपर उठती है। नेक्स्ट चलिए, देखिए कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है, जैसे घनत्व का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अब क्वेश्चन कैसे भी दे देंगे आपको पता चल जाएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि साइंस में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से उसके आसपास का भी दे तो आपके रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन अगेन, दही बनने में कौन से जीवाणु काम करते हैं? तो दही बनने में फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल। ऑफकोर्स बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं। वो कौन से जीवाणु होते हैं? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इस जीवाणु का नाम होता है।
ठीक है। लैक्टोबैसिलस होते हैं, वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, यानी दही दूध में लैक्टोज होता है, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। कौन से? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं। वायरस नहीं होता। पता आपको वायरस क्या होता है? वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। क्या होता है कि जैसे वायरस है, कहीं पर भी आपके चार आसपास वायरस है, वो मरा हुआ है समझिए, वो इनएक्टिव होता है। अगर आपके हाथ के ऊपर भी तो भी इनएक्टिव है, जब तक कि आपके बॉडी के अंदर ना चला जाए। वायरस जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है ना, तब वो एक्टिव होता है और आपको नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। आपने सुना होगा कोरोना वायरस, उसको बार बार हाथ धुलाते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो वायरस आपके हाथ पर है तो धोने से चला जा रहा था, बट अगर उसमें वो किसी भी तरह से आपने नाक पर हाथ दिया, मुंह पर हाथ दिया, मुंह के अंदर या नाक के थ्रू अपने बॉडी के अंदर चला गया, फिर वो एक्टिव हो गया, मतलब वो जिंदा हो गया एक तरह से। तो जो वायरस होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं उसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जब बाहर है, अपनी बॉडी के बाहर है, तो वो निर्जीव अवस्था में, और जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर गया वो सजीव अवस्था में आ जाता है। इसीलिए जीवाणु को, यानी सॉरी वायरस को क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। और वायरस से काफी तरह की बीमारियां भी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रक्त का यानी ब्लड का कलर लाल रंग किसके कारण से होता है? तो ये तो नॉर्मल आपको पता ही होगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, इसके अंदर होता है आयरन। तो क्या होता है, जो ब्लड होता है ना, ब्लड के अंदर दो चीजें होती है, एक तो प्लाज्मा होता है, ये भी मैंने आपको करवाया है, इसमें करवाया मैंने। टिश्यू जो चैप्टर अपने आया था उसमें ब्लड आया था, उसमें ये था कि जो रक्त होता है ना वो दो पार्ट में था। ये तो मैट्रिक्स होता था प्लाज्मा, और बाकी थे इसमें क्या थी? ठोस कणिकाएं थी, ठोस कणिकाएं। उन कणिकाओं के नाम क्या थे? ठोस कणिका। उसमें था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये पूरा मिलकर ये क्या है? ये पूरा ब्लड है, ये वाला ये ब्लड है। ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है ये। इसमें बाकी ये ठोस कणिका है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी ने रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, ठीक है, और ये प्लेटलेट्स। तो अब जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन एक्चुअली कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन होता है इन आरबीसी में। ये जो आरबीसी होते हैं ना, इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ये वाला, ये आरबीसी में होता है। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन किसका बना होता है? हीमोग्लोबिन एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसके सेंटर में जो एटम होता है वो होता है आयरन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के सेंटर में होता है आयरन। अब अगर आप कहते हो ना कि आयरन की कमी हो गई, कभी कभी आप कहते हो हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, कभी आप कहते हो खून की कमी हो गई, तीनों एक ही चीज है। यानी आयरन लेने से, एफी लेने से, एफी जब इंटेक करते हैं ना अपन, ये लेने से हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि आयरन से ही हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में। तो ये कहते हैं खून की कमी हो गई, तो उनको लगता है आरबीसी कम हो गया। कोई कहता है हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, कोई कहता है आयरन की कमी हो गई। तीनों एक ही चीज है एक तरह से, है ना। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? एनीमिया। आयरन की कमी से रोग जो होता है या हीमोग्लोबिन की कमी से रोग होता है, उसको कहते हैं एनीमिया रोग कहते हैं उसको। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में होता है, और हीमोग्लोबिन बना किसका होता है? आयरन का बना होता है। ये सारी चीजें एक दूसरे से ओवरलैप हैं, तो ये मत समझना कि हीमोग्लोबिन की कमी अलग चीज है और आयरन की कमी अलग चीज है, एक ही बात है। क्योंकि हीमोग्लोबिन बेसिकली बनता है किससे? आयरन से ही बनता है, तो एक ही चीज है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं हीमोग्लोबिन की कमी मतलब आयरन की टैबलेट्स। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट है पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी मैंने लिया है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। पौधे होते हैं ना, उसमें जो लीफ होती है, लीफ में क्या होता है? लीफ में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हिंदी में इसको कहते हैं हरित लवक। हरित लवक, ठीक है। हरित लवक, सूर्य का प्रकाश और पानी, इन सब से क्या होता है? पत्ती क्या होती है? भोजन बनाती है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें क्या जरूरत होती है? मेन एक क्लोरोफिल होना चाहिए, यानी जहां पौधे के जिस भाग में क्लोरोफिल होगा वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और वही भोजन बना पाएगा। भोजन बनाएगा किससे? सूर्य का प्रकाश होगा, ठीक है, पानी होगा, हरित लवक होगा, उसके साथ ये गैस होती है CO2। CO2 की मदद चाहिए होती है ना, यानी ये CO2 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इसीलिए कहते हैं पौधे ज्यादा लगाओ। पौधे लगाने से क्या होगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 लेंगे और ऑक्सीजन देंगे, O2 देंगे। ये O2 देंगे तो ऑक्सीजन एनवायरमेंट में ज्यादा आएगी, जिससे क्या होगा? पर्यावरण स्वच्छ होगा, है ना। ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो पर्यावरण स्वच्छ होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रकाश संश्लेषण का शॉर्ट फॉर्म था आपका, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर में ऊर्जा किससे मिलती है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से। तो देखिए फर्स्ट साइड अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, वसा से भी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है। ऊर्जा तो शरीर में सबसे मिलती है, पर इस क्वेश्चन की भावना को समझना है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि शरीर में जो ऊर्जा, इंस्टेंट ऊर्जा किससे मिलती है? तो ये कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इंस्टेंट ऊर्जा हमेशा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जो वसा है ना, वो स्टोर ऊर्जा होती है। देखो मैंने नीचे लिखा आपके लिए एक बार, जो कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट और फास्टेस्ट ऊर्जा है, मतलब हमने खाना खाया और तुरंत हमारी बॉडी में उससे हमको ऊर्जा मिल गई, जैसे ग्लूकोज के फॉर्म में होती है जो। फिर है फैट।
फैट्स की जो ऊर्जा होती है ना, वो स्टोर ऊर्जा होती है। जैसे हमने घी खाया, तेल खाया, जो भी खाते हैं ना हम लोग फैट में, वो हमारे अंदर बॉडी में ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है। ये कब यूज होती है? जैसे आपने फास्ट किया, फास्ट में अब आपके बॉडी को ऊर्जा चाहिए, पर आपने उस दिन कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया। खाना, कार्बोहाइड्रेट मतलब एक तरह से खाना, डेली जो खाना खा रहे हैं वो आपने नहीं लिया, तो आपके बॉडी को फिर भी ऊर्जा तो चाहिए। अब वहां यूज हो रही वो फैट यानी स्टोर ऊर्जा, ये जो होती है ना वो यूज होती है। थर्ड होता है प्रोटीन। ये लास्ट ऑप्शन, यानी हमारी बॉडी में हमने 2 4 5 दिन सप्ताह भर भूखे रह गए, तो जो फैट होती है ना ये तो पूरी कंज्यूम हो गई। ये कार्बोहाइड्रेट तो हम जो हाथों हाथ ले रहे हैं वो कंज्यूम हो गया, उसके बाद 2 दिन तक तो चलो फैट भी कंज्यूम हो गई। उसके बाद जो ऊर्जा होती है वो प्रोटीन के रूप में जो लेते हैं वो होती है, जो प्रोटीन की ऊर्जा होती है वो इमरजेंसी ऊर्जा होती है एक तरह से, उसके बाद वो कंज्यूम होती है। विटामिन से है ना कोई ऊर्जा नहीं मिलती, याद रखना। विटामिन कभी आपको एनर्जी नहीं देते, वो क्या करते हैं, वो रेगुलेशन का काम करते हैं। आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो ढंग से चले उसका काम विटामिन करते हैं। विटामिन ऊर्जा नहीं देते। ऊर्जा कौन देते हैं? ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है, फैट देता है और प्रोटीन देता है। विटामिन ऊर्जा नहीं देते। डन। नेक्स्ट, अब देखिए विटामिन का नाम आया है तो मैं आपके साथ में बता दूं विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग भी। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में कहते हैं रतौंधी, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, ये किस मुख्य बात ये याद मत रखिए, बोलिए आप ये याद रखना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। बी से बेरी बेरी होता है ना, बी से बेरी बेरी हो रहा है। अब B1 है, हालांकि ये B2 का इंपॉर्टेंट नहीं, B3 का इंपॉर्टेंट है, B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है। B12 से क्या होता है? B12 से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग यानी आरबीसी कम हो जाना। आरबीसी जब कम होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो आयरन कम होगा। इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? विटामिन B12 इंटेक करते हैं। डन। इसके बाद विटामिन सी स्कर्वी रोग है, विटामिन डी रिकेट्स रोग है, ये इंपॉर्टेंट, ये तो आपको रखना ही। विटामिन ई भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई की टैबलेट्स जो दी जाती है इनफर्टिलिटी के लिए दी जाती है। विटामिन के है वो ब्लड क्लोटिंग में यूज होता है, यानी खून अगर आपके बॉडी से आ रहा है तो खून का जमना, जब थक्का जमता है उसमें जो हेल्प करता है विटामिन बॉडी में वो होता है विटामिन के। तो ये सारे बेसिक ही, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई इनफर्टिलिटी, विटामिन ई ये भले आप नहीं भी याद रखे तो चलेगा, बट ये वाला विटामिन के क्लोटिंग के लिए काम आता है। के क्लोटिंग, डी रिकेट्स है ना, सी स्कर्वी, बी बेरी बेरी और विटामिन ए रतौंधी। और ये विटामिन B12 जो इंपॉर्टेंट है इसके साथ ही, ये क्या होता है? एनीमिया रोग में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है जो मैंने अभी आपको बताया। देखो, सी से स्कर्वी है, एनीमिया विटामिन B12, बेरी बेरी विटामिन बी और रिकेट से विटामिन डी। ये विटामिन सी था, ये विटामिन B12 था, है ना, ये विटामिन B1 था और रिकेट से डी से होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको कहा था एक बार टेबल आप ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है? तो देखिए हृदय की धड़कन के लिए स्टेथोस्कोप यूज होता है। आपने देखा होगा डॉक्टर गले में एक रखते हैं जो उसको कान में लगाते हैं, उसके आगे जो गोल गोल पार्ट होता है उससे आपके हार्ट बीट चेक की जाती है। जो गले में डॉक्टर के रहता है उसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो हार्ट बीट सुनने के लिए किसका यूज होता है? स्टेथोस्कोप का। इसके साथ ही मैंने कुछ लिए हैं आपके लिए उपकरण जिनका यूज क्या क्या वो देख लेते हैं। जैसे स्फिग्नोमैनोमीटर है, इंपॉर्टेंट है ना, मैंने जो बता रही हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है, आप इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना कि नहीं ठीक है नॉर्मल है। बहुत क्वेश्चंस रिपीट होने वाले क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपके। स्फिग्नोमैनोमीटर है वो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो नापता है उसको हम कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापता है, थर्मामीटर अपने बॉडी का या कोई भी टेम्परेचर नापता है। ठीक है, फिर माइक्रोस्कोप होता है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए होता है। अगर किसी कोई साइंस से बिलोंग करता है तो उन्होंने अपने लैब में ये देखा होगा माइक्रोस्कोप भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शरीर के अंदर की हड्डियों की जांच के लिए क्या उपयोगी होता है? तो शरीर के अंदर की हड्डियों के लिए एक्सरे यूज होता है। हड्डियों की जांच के लिए हम एक्सरे यूज करते हैं। इसके साथ ही मैंने 2 4 और ले लिए आपके। जैसे अल्ट्रासाउंड है वो क्या होता है? आंतरिक अंगों की और गर्भस्थ शिशु के देखने के लिए होता है। एक्सरे होता है वो हड्डियों के फ्रैक्चर देखने के लिए होता है। और MRI फुल फॉर्म याद रखना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है ना। ये ब्रेन और सॉफ्ट टिश्यूज होता है ना उसकी इमेज देता है। ठीक है, MRI कहाँ यूज होता है? ब्रेन के लिए भी होता है। सिर्फ ऐसा मत सोचना कि ब्रेन के लिए, जहाँ पे अपनी बॉडी में सॉफ्ट टिश्यूज का हमको इमेज चाहिए, इसका क्या उसमें कोई फॉल्ट है या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है देखने के लिए, उसमें MRI यूज होती है। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या होता है? सीटी स्कैन आप समझिए एक्सरे और MRI का कॉम्बिनेशन है। सीटी स्कैन में आपका एक्सरे की तरह जो हार्ड पार्ट है उसका भी पता चलता है और सॉफ्ट पार्ट का पता चलता है। तो जो सीटी स्कैन है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है एक तरह से। ठीक है, ECG क्या है? ECG होता है हृदय की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। फिर डायलिसिस मशीन जो होती है वो किडनी फेल होने पर उसको शुद्ध करने के लिए लगती है। ये बेसिक चीजें हैं मैंने जो एक लाइन में लिखी है, आप ध्यान में रखना। ग्लूकोमीटर क्या होता है? रक्त में शुगर नापता है। जो ग्लूकोज होता है एक तरह से शुगर ही होता है, तो रक्त में शुगर मापने के लिए क्या यूज होता है? ग्लूकोमीटर यूज होता है। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन स्तर को मापता है। आपको याद होगा कोरोना आया तो इसका बहुत यूज हुआ था ऑक्सीमीटर का।
फिर है एंडोस्कोप। एंडोस्कोपी शरीर के अंदर देखने के लिए, अगर आपकी बॉडी के इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है तो बॉडी के मुंह के अंदर से तार डाला जाता है इंटेस्टाइन तक, वो होती है एंडोस्कोपी, उसको कहते हैं एंडोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, फ्यूज कैसे कार्य करता है? तो देखो ऑप्शन देखते हैं, ठंडा करके, गर्म करके, पिघल कर या इंसुलेट करके। तो फ्यूज होता है वो पिघल कर कार्य करता है। कैसे कार्य करता है देखते हैं। जैसे हमने एक फ्यूज लगा रखा है, ठीक है, इसमें एक तार लगा रखा है, अब यहाँ से विद्युत धारा आ रही है और इसके आगे फ्यूज के आगे हमने उपकरण लगा रखा है, यहाँ पर एक और उपकरण लगा रखा है, इस तरह से, है ना। तो अब आप देखिए कि अगर यहाँ से हाई वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ये फ्यूज क्या करेगा, एक प्रोटेक्शन का काम करेगा। अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज की धारा प्रवाहित हो रहा है, जो बहुत ज्यादा करंट दे रहा है, तो अगर ये करंट डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया उपकरण में तो उपकरण खराब हो जाएगा। तो फ्यूज क्या कर रहा है, उसके बीच में एक प्रोटेक्टर का काम कर रहा है। जब ये धारा इस फ्यूज में से प्रवाहित होती है तो अगर ये हाई वोल्टेज की धारा है तो इस फ्यूज का जो तार होगा वो मेल्ट होकर टूट जाएगा। टूट जाएगा तो विद्युत धारा ये आगे प्रवाहित हो ही नहीं पाएगी, तो ये उपकरण तक पहुंच ही नहीं पाएगी, उपकरण खराब ही नहीं होंगे। तो फ्यूज प्रोटेक्शन का कार्य करता है, क्योंकि इसमें जो तार होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो इसलिए अगर जरूरत से ज्यादा करंट फ्लो हो गया, जैसे इसके तार, इस तार के मेल्टिंग पॉइंट की कैपेसिटी क्या है, ये 5 एम्पियर की धारा कैरी कर सकता है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट उतना है कि 5 एम्पियर तक की धारा कैरी कर सकता है, बट अगर 10 एम्पियर की धारा आपने इधर डाल दी तो जो धारा होगी यानी जो करंट होगा ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो ज्यादा करंट अगर इधर से फ्लो करवाया तो इसका जो तार है वो टूट जाएगा। तार टूटेगा तो वो वहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो जो परिपथ होगा, जो सर्किट होगा, वो आगे धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी यहाँ तक उपकरणों तक, तो उपकरण सेफ रहते हैं। तो फ्यूज जो होता है उसमें 2-3 चीजें बता देती हूँ मैं। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, और वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि वो जो हीटिंग ज्यादा होगी तो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और उस परिपथ को यानी सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बैटरी किस ऊर्जा को बदलती है? तो आपको पता होगा जो बैटरी होती है उसमें केमिकल्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, रसायन होते हैं। तो रसायन से, केमिकल से जो बनने वाली ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा है, और हमको देते क्या, वो विद्युत देते, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होते हैं। जो बैटरी होती है जिससे हम लाइट जलाते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होता है, यानी उसका इफेक्ट क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट है? कूलिंग ऑफ अर्थ, यानी अर्थ को ठंडा कर रहा है, वार्म ऑफ अर्थ को गर्म कर रहा है, रेनफॉल कर रहा है, विंड कर रहा है। इसके हिंदी ऑप्शंस मुझे लगता है इनकम्प्लीट है ना, पूरे नहीं है। यहाँ होना चाहिए कि अर्थ को ठंडा करना है, अर्थ को गर्म करना है, वर्षा को बढ़ाना है, हवा को तेज करना है। इसके ऑप्शन ये होने चाहिए। फिर भी आप समझ लीजिए एक्चुअली है क्या। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जैसे अर्थ है, ये सूर्य है, सूर्य से जब प्रकाश की किरणें आती है तो कुछ तो अपनी अर्थ ऑब्जर्व करती है और कुछ वापस जाती है यहाँ से, है ना, यहाँ से वापस जा रही है। तो कुछ ऐसी एनवायरनमेंट में गैसेज है जो प्रदूषित करती है अपने एनवायरनमेंट को। मेन गैस है वो CO2, जिसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। CO2 वेरी इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी, CO2 है। ये यहाँ पर क्या करती है, एक लेयर बना देती है इस तरह की। तो ये लेयर जो होती है ये इन वापस किरणों को, इन विकिरणों को बाहर नहीं जाने देती। तो जब ये विकिरण आ रही है वापस नहीं जा पा रही है तो क्या होगा, ये एनवायरनमेंट यहाँ का, पृथ्वी का एनवायरनमेंट क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ये ग्लोबल वार्मिंग करता है, यानी ये एनवायरनमेंट को गर्म कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने टोटल 27 क्वेश्चंस लिए। इसी के साथ अपना MCQs पार्ट भी खत्म होता है इस चैप्टर का। ये चैप्टर नया ऐड हुआ चैप्टर है, इसलिए इसका थ्योरी और MCQs दोनों पार्ट आप जरूर देखना। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है मैंने सारे ले लिए इसमें। मेन वो क्वेश्चन है इसमें जो रिपीट हुए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, तो उसके वापस रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब MCQs की 3 क्लासें और आएगी। 3 क्लासें कौन सी होगी? 3 क्लासों में एक क्लास होगी आपके टिश्यू की, एक क्लास होगी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की, और एक क्लास बाकी बचे हुए सारे टॉपिक की एक ही साथ में करवा दूंगी। हो सकता है उसमें 1 आवर या 1.5 आवर लगे, पर मैं सारे MCQs उसमें एक साथ ही करवा दूंगी आपको। तो मैं टोटल 3 क्लासें लाऊंगी MCQs की। अब उसके बाद हमारा MCQs का सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सबको इसका प्रॉफिट मिले। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।